गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो है हम इंडियन पॉलिटी के नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है नागरिकता। तो नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, उसकी विशेषताएं हैं, वो हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट यूपीएससी, पीएससी, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल यानी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलते हैं, हम जो है हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है नागरिकता, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब नागरिकता जो है वो आप देखेंगे कौन से भाग में आता है। तो जो नागरिकता है वो भाग 2 के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, और ये जो आर्टिकल होता है 5 to 11 तक आर्टिकल को कंप्लीट करता है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या है कि नागरिकता जो है वो भाग 2 के अंतर्गत आता है, और आर्टिकल इसमें नागरिकता में कहां से कहां तक आपको देखने को मिलते हैं। तो आर्टिकल आपको 5 to 11 तक आर्टिकल या अनुच्छेद आपको यहां पर पढ़ने को मिलेंगे नागरिकता के विषय के अंतर्गत 5 से 11। अब नागरिकता में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो नागरिकता में हम सबसे पहले जो है इसकी अर्थ और विशेषताएं, अर्थ प्लस विशेषताओं को हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, किसको? अर्थ और विशेषताएं को जो है हम डिस्कस करने वाला है। सेकंड जो है वो हम क्या देखेंगे, सेकंड इसमें हम देखेंगे प्रावधान। तो सेकंड में क्या आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा प्रावधान। ठीक, अब जो थर्ड पॉइंट रहेगा, थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे इसमें दोहरी नागरिकता के विषय में हम जानेंगे। आखिरकार डुअल सिटीजनशिप क्या होता है, तो दोहरी नागरिकता को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोहरी नागरिकता को हम डिस्कस करेंगे किसके अंतर्गत, ये हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 5 to 11 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड करा, इसको 3 पार्ट में जनरली हम डिवाइड करेंगे। अब ये जो प्रावधान है, इसको भी क्या है 2 भागों में आपको देखने को मिलेगा प्रावधान, जो कि क्या कहलाएगा आपका कि संविधान लागू होने के समय क्या प्रावधान थे। तो संविधान के लागू होने से, ठीक, क्या प्रावधान थे, तो संविधान लागू के समय प्रावधान को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वर्तमान में क्या प्रावधान है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, वर्तमान प्रावधान के बारे में। ठीक है, तो प्रावधान हम जो है 2 टाइप्स के पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो वर्तमान प्रावधान है, इसमें भी हम 2 कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी रहेगी नागरिकता, आखिरकार कैसे सिटीजनशिप हम कैसे आखिरकार भारत देश की ले सकते हैं, और कैसे आखिरकार किसी की सिटीजनशिप या नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो वो भी किसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, वर्तमान प्रावधान के अंतर्गत। तो वर्तमान प्रावधान के हैं क्या देखने को मिलेंगे, 2 टाइप्स अगेन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला आपको देखने को मिलेगा नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान, ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा नागरिकता समाप्ति का प्रावधान, नागरिकता समाप्ति का प्रावधान। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये डायग्राम है, इसके बारे में हम 1 by 1 जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम आप क्या देखेंगे, फर्स्ट आप देखेंगे अर्थ और विशेषताएं देखने को मिलेगा। सेकंड आपको देखने को मिलेगा प्रावधान जो रहेंगे वो 2 टाइप्स के आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंतर्गत भी जो कि आपका क्या रहेगा, संविधान लागू के समय आखिरकार क्या प्रावधान थे, और वर्तमान में आखिरकार क्या प्रावधान देखने को मिले। अब वर्तमान में भी जो प्रावधान है वो 2 टाइप्स को आपको डिस्कस करने वाले हैं हम। पहला क्या रहेगा, नागरिकता प्राप्ति करने का प्रावधान, कि आखिरकार कैसे भारत देश की हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा आप देखेंगे कि आखिरकार कैसे किसी नागरिकता समाप्ति का प्रावधान है, या कैसे हम किसी नागरिक की नागरिकता हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्तमान प्रावधान के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। थर्ड
आपको आखिरकार देखने को मिलेगा कि आखिरकार दोहरी नागरिकता क्या होती है। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, और सबके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग जो है इसको वीडियो को पॉज करें और इसको नोट डाउन करें। तो अब हम चलते हैं, आखिरकार भारत के अर्थ और विशेषताओं को हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आखिरकार भारतीय संविधान में आखिरकार अर्थ क्या है भारतीय नागरिकता का और उसकी विशेषताएं क्या है। तो फर्स्ट आप देखेंगे कि भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान देखने को मिलता है। डेट मीन्स भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं होता, यानी कि अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए भारत की तो वो इकहरी ही होगी, यानी कि आप किसी एक ही देश के नागरिक हो सकते हैं। डेट मीन्स जो कि है वो भारत। ऐसा नहीं है दोहरी नागरिकता कि आप भारत के भी हैं और कनाडा के भी नागरिक हैं या अमेरिका के भी नागरिक हैं। तो दोहरी नागरिकता का यहाँ प्रावधान आपको नहीं देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ी विशेषता इंडिया में आपको क्या देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो भारत में है इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो फर्स्ट पॉइंट चलिए अब हम जो है लिख लेते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा कि भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, तो भारत में क्या है, इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। अब क्या हुआ था कि एक चीज आप बिल्कुल नोट करके रखिए कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित पूरी विधि जो है वो डिस्कस नहीं करता है या प्रस्तुत नहीं करता है। कौन? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान नागरिकता की पूरा विवरण नहीं करता है। मैं बोलूं कि भारतीय संविधान जब लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तब से जो भी भारत के अंदर रह रहे हैं, भारत के किसी भी राज्य में रह रहे हैं, किसी भी कोने में रह रहे हैं, तो वो जो लोग हैं वो नागरिक क्या होंगे, वो भारतीय संविधान प्राप्त नागरिक होंगे। या फिर इसको ऐसा बोला जा सकता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में रहता हो, ठीक है, भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में, ठीक है ना, किसी भी राज्य किसी भी क्षेत्र में निवास करता हो, वो क्या होगा, वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, तो वो भारत का नागरिक होगा किसी भी राज्य किसी भी क्षेत्र में, और वो क्या करता हो, स्थायी तौर पर किसी भी स्टेट या राज्य में निवास करता हो, तो वो क्या कहलाएगा, भारतीय कहलाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम पॉइंट इसके अंदर क्या लिख लेंगे, भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता है। दैट मीन्स क्या होगा कि भारत के, ठीक है, इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख लेंगे कि भारत में कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का निवासी हो, ठीक है, भारत में कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का निवासी हो वो भारत का नागरिक होगा। निवासी हो केवल भारत का नागरिक, ठीक है, भारत का नागरिक होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप आखिरकार किसी भी स्टेट में रहें, चाहे आप गुजरात में रहें, चाहे आप पंजाब में रहें, राजस्थान में रहें, किसी भी स्टेट में किसी भी क्षेत्र में रहें, ठीक है ना, यही आपको एक पॉइंट बोल रहा है कि कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का निवासी हो, ठीक है ना, किसी भी क्षेत्र का निवासी हो, केवल वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। हम सब क्या है, हम भारतीय हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, कहां से बिलोंग करते हो, तो हम बोलते हैं कि भैया गुजरात से, पंजाब से, महाराष्ट्र से। ठीक है, तो ये नहीं होगा। डेट मीन्स आप किसी भी क्षेत्र में रहते हो वो क्या कहलाएगा, एक नागरिक कहलाएगा, भारत का नागरिक। डेट मीन्स भारतीय कहलाएगा। अब ये आखिरकार इकहरी जो हमने एक शब्द वर्ड का यूज करा, इकहरी नागरिकता, तो ये इकहरी नागरिकता आखिरकार क्यों हमारे देश में लागू की गई है, ये इसलिए की गई है क्योंकि ऐसी व्यवस्था जो है वो राष्ट्रीय एकल के दृष्टिकोण से किया गया है कि हम सब क्या है, हम सब एक है। ठीक है, तो इसलिए इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रीय एकल की नागरिकता के दृष्टिकोण से इसको जो है यहां पर एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है कि हम सब एक हैं, इसलिए जो है यहां पर भारत देश में इकहरी नागरिकता का प्रावधान देखा गया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट अब हम देखते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट हो गया, अब जो है हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा कि जो नागरिकता है, ठीक है, नागरिकता केंद्र सूची का विषय है।
ठीक है, तो क्या है सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट है नागरिकता केंद्र सूची का विषय है। अर्थात जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि जब भारतीय संविधान जब लागू किया गया था, या हम बोले भारतीय संविधान में पूर्ण रूप से विवरण या विधि नहीं मिलती है किसकी? नागरिकता की। इसलिए जो नागरिकता का जो विषय है वो किसके अंतर्गत आता है? केंद्र के अंतर्गत। अर्थात जो भी यदि हमें नागरिकता में कुछ भी चेंजेस करने रहे, मॉडिफाई करना रहा, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आएंगे? केंद्र के अंतर्गत आएंगे। केंद्र के अंतर्गत आएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपको चेंजेस करने हैं, ठीक है, या जो भी आपको कानून बनाना है, वो केवल संसद ही कानून बना सकती है। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लाइन हो जाएगी? तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी कि संसद ही कानून बना सकती है। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या हो जाएगी कि जो भी कानून आखिरकार बनाने होंगे, जो भी मॉडिफाई करना रहेगा, ठीक है ना, चेंजेस, वो कौन करेगा? संसद। ठीक है ना, संसद के द्वारा ही नए कानून इसके अंतर्गत बना सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि केंद्र नागरिकता जो है वो किसकी सूची के अंतर्गत आएगा? केंद्र के अंतर्गत, ना कि राज्य के अंतर्गत। ठीक है, तो इसको आप जो है जल्दी से नोट डाउन करो कि थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें नागरिकता में कि आखिरकार नागरिकता के प्रति दृष्टिकोण कैसा है। ठीक है, यदि हम विशेषता की बात कर रहे हैं तो आपसे क्या पूछ रहे हैं इसमें विशेषता में कि आखिरकार नागरिकता के प्रति दृष्टिकोण कैसा है आखिरकार? तो नागरिकता के प्रति जो है वो उदार दृष्टिकोण आपको देखने को मिलेगा। तो थर्ड पॉइंट आप इसमें यहां पर भी लिख सकते हैं कि नागरिकता के संबंध में उदार दृष्टिकोण रखती है। ठीक है ना, उदार दृष्टिकोण, ठीक है ना, उदार दृष्टिकोण रवैया बनाया जाता है। तो ये मेनली जो है आपको अर्थ और विशेषताओं के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन करिए और आगे जो है हम इसकी अर्थ और विशेषताओं को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इसको जल्दी से आप लोग जो है नोट डाउन कर लें। तो चलते हैं हम नेक्स्ट उसकी विशेषताओं को डिस्कस या अर्थ को हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा कि यहां पर आप देखेंगे कि नागरिकता में कुछ जो पद हैं वो केवल भारतीय नागरिकों की ही उन पदों के लिए पात्र होंगे, यानी कि डेट मींस एलिजिबल होंगे। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि केवल नागरिक कुछ पदों के पात्र आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, यानी कि भारतीय नागरिकों की बात हो रही है। कुछ पद ऐसे हैं कि वो केवल उस पे एलिजिबल होगा, वो होगा भारतीय। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें, उदाहरण की हम बात कर लेते हैं, तो जैसे फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा वो होगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है ना, उसके लिए क्या होना चाहिए? मस्ट कि वो व्यक्ति भारतीय होना चाहिए। दूसरा राज्यपाल। ठीक है, सेकंड कौन होना चाहिए? राज्यपाल। थर्ड महान्यायवादी। ठीक है, और जैसे हम बात करें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की हम बात करें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की यदि हम बात करें, आदि आपको जो है वो क्या होना चाहिए? मस्ट होना चाहिए कि वो केवल क्या हो? भारतीय नागरिक हो। तो वो कुछ ही पद जो हैं वो केवल नागरिकों को दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट यदि हम देखें तो फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा कि मतदान करने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होगा। ठीक है ना, इस लोकतंत्र में जो भी मतदान देंगे वो केवल कौन करेंगे? भारतीय ही करेंगे। तो भारत देश में आप देखेंगे कि मतदान करने का भी अधिकार केवल इन नागरिकों को ही प्राप्त है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? मतदान देने का अधिकार। ठीक है, यह भी आपको एक विशेषता देखने को मिलती है। क्या? मतदान देने का अधिकार। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा कि सिक्स, ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि संसद, क्या हो जाएगा? संसद और राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का
लड़ने का अधिकार। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि आखिरकार आप चाहे संसद हो चाहे राज्य विधानमंडल हो, उसकी यदि सदस्यता के लिए आप यदि चुनाव सदस्यता के लिए क्या कर रहे हैं, चुनाव लड़ने का भी अधिकार किन्हें प्राप्त है, केवल नागरिकता को या नागरिक को ही, भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्य बनने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो कि आप वन बाय वन नोट डाउन करें कि आखिरकार इसके अर्थ और विशेषता है इस नागरिकता की। ठीक है, तो 6 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट जो है हम 7th पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। 7th क्या है कि कुछ मूल अधिकार, कुछ मूलाधिकार, कुछ मूलाधिकार नागरिकता को ही प्राप्त है या नागरिक को ही प्राप्त है। ठीक है, अब कौन से मूलाधिकार की बात कर रहे हैं, तो इसमें मूलाधिकार जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 और 30, तो कुछ जो मूलाधिकार है वो किनको प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। तो चलिए इन आर्टिकल को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 15 की, ठीक है, अनुच्छेद 15, ठीक है, उदाहरण हम बात करें तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि जाति, ठीक है, जाति, धर्म, लिंग, ठीक है, मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, डेट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत क्या हो रहा है, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर यदि आपसे भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है ना, लिंग के आधार पर आपके साथ क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, तो उसके विरुद्ध आपके पास अधिकार दिए गए हैं, जो कि आपका एक क्या है, मूलाधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि आपके आर्टिकल 15 के अंतर्गत दिया गया है। तो फर्स्ट आपको कुछ मूलाधिकार जो है जो नागरिक को ही, भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, तो चाहे वो जन्म हो, स्थान हो, ठीक है, धर्म हो, लिंग हो, मूल वंश हो या जाति हो, उसके साथ क्या नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम अनुच्छेद 16 की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, जो मूल अधिकार है मैं सारे अनुच्छेद के बारे में वन बाय वन आपको डिस्कस करवा देता हूं। तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा अनुच्छेद 15, दूसरा हो जाएगा अनुच्छेद 16। तो आखिरकार अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन में, ठीक है, क्या है 16 की लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार। ठीक है, तो आर्टिकल 16 क्या कह रहा है, आर्टिकल 16 बता रहा है कि लोक नियोजन की यदि हम बात करें, उसके अवसर की हम बात करें, तो उसमें समानता का अधिकार दिया गया है, जो कि किसको प्राप्त है, भारतीय नागरिक को ही देखने को यहां पर मिलेगा। तो ऐसे ही कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं आपके आर्टिकल 19 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 19 आपको क्या बोलता है कि चाहे आपको बोलने की स्वतंत्रता हो, वाक की बात कर रहे हैं, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 के तहत, जिसमें आप चाहे सम्मेलन हो, संघ हो, निवास हो, व्यवसाय करने का की आपको स्वतंत्रता दी गई है। और इसी आर्टिकल के तहत प्रेस को भी बोलने की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 के तहत। तो आर्टिकल 19 क्या करता है, वो आर्टिकल 19 केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाएगा जो भारत के नागरिक हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं मूल अधिकार, ये और किसी भी देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं होंगे, जो केवल भारतीय मूल के नागरिकों को प्राप्त होंगे नागरिकता के तहत।
ठीक, अब यही यदि हम अनुच्छेद किसकी बात कर रहे हैं, 29 और 30 की, ठीक है, तो अनुच्छेद 29 और 30 की चाहे संस्कृति हो या शिक्षा के संबंधी में कुछ भी हो, उसका आपको अधिकार दिया गया है, यानी कि डेट मीन्स राइट टू एजुकेशन को आपको यहां पर अधिकार देखने को मिलता है। डन, तो ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, मूल अधिकार के अंतर्गत देखने को आपको मिलते हैं। तो मूल अधिकार यहां पर कौन कौन से हो जाएंगे, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड 33, ठीक है ना, आर्टिकल 29 एंड 30 के अंतर्गत आपको ये आर्टिकल के में मूल अधिकार आपको देखने को मिलते हैं, जो कि केवल किसी भी भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होता है और किसी भी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ये जो था हमारा फर्स्ट पॉइंट, जो था हमारा नागरिकता के अंतर्गत अर्थ और विशेषताओं को आज जो हमने डिस्कस करा वन बाय वन। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और ये जो है आप वन बाय वन जो है नोट डाउन भी करते चले, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चाहे आप नोट्स बना रहे हो तो ऑब्वियसली बात है टाइम वेस्टिंग होगा, तो इससे अच्छा है कि आप चाहें तो मेरे नोट्स जो है हैंड रिटन नोट्स वो परचेस कर सकते हैं, या फिर आप जो है वीडियो भी परचेस कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए लिंक में आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।